है हेलो, वेलकम टू मेरठ क्लासेस। माई सेल्फ शोभित सैनी और मैं हूं मेरठ क्लासेस में केमिस्ट्री का एजुकेटर। तो हमने अपनी जो हमारी क्लास थी उसमें हमने किया था द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और उसमें हमने अपना फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया था जो कि हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हमने डिटेल में किया था और उसके कुछ हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। तो अब हमारा जो सेकंड लॉ हमारा होने वाला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो हमारा सेकंड लॉ है उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ओके, और इसको हम हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम भी बोलते हैं। इस लॉ को हम हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम भी बोलते हैं, मतलब फिक्स रेशो का अनुपात का लॉ। ओके, तो ये हमारा लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। तो ये हमारा लॉ होता क्या है, ये हम लॉ हमें बताता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, हमारा कोई कंपाउंड अगर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और वो उस कंपाउंड को अगर हम किसी दूसरे सोर्स से अगर लेते हैं तो उनका जो रेशो है, उन एलिमेंट का जो रेशो है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, अगर हमारा कोई कंपाउंड है, अगर हमारा कोई कंपाउंड हमने कोई लिया है, कोई कंपाउंड अगर हमारा है, अगर वो मोर देन वन एलिमेंट से मिलकर बना है, हमारा हर कंपाउंड है वो मोर देन वन एलिमेंट से अगर मिलकर बना हुआ है, तो जो उन दोनों एलिमेंटों का जो हमारा रेशो होगा वो हमारा हर कंडीशन में फिक्स होगा, भले ही हमारा वो कंपाउंड किसी भी सोर्स से क्यों ना लिया गया हो। तो इसको हम समझते हैं एज ए एग्जाम्पल से। तो यहां पर हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं वाटर। ओके, तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर वाटर का। तो अगर आपके जो घरों में वाटर तुम्हारा होता है उसका हमारा फॉर्मूला होता है H2O। ओके, जो हमारे घरों में वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा H2O। अब वाटर हमारा वाटर है, चाहे आप अपने घर से लो, चाहे आप अपने आसपास कहीं से भी जाकर लेकर आओ, तो हमारे जो वाटर के में जो हाइड्रोजन का और जो हमारा ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो हमारा फिक्स ही होगा, चाहे भले ही हमारा जो वाटर है वो किसी भी सोर्स से क्यों ना लिया गया हो। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है और हमारा हाइड्रोजन का मोलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 1, और अगर 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 में करें तो ये बन जाता है हमारा 2, और ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, और 2:16 को हम 1:8 भी लिख सकते हैं। और ये वाटर चाहे हमारा किसी दूसरे सोर्स से भी क्यों ना हो, तो हमारा वहां पर भी रेशो जो होता है हमारा वो फिक्स होता है, 1:8 ही होता है। तो यही हमारा लॉ था, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, जिसको हम हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम भी बोलते हैं। तो इसमें इसकी डेफिनेशन थी, अगर कोई हमारा कंपाउंड है वो भले हमारे डिफरेंट सोर्स से क्यों ना लिया गया हो, उनके एलिमेंट का जो रेशो होता है वो हमारा फिक्स होता है। तो यहाँ पर हमने इसको समझा वाटर का एग्जांपल लेकर। हमारा वाटर का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो हमारा 1:8 रहेगा, चाहे वाटर हमारा किसी भी सोर्स से क्यों ना लिया गया हो, तो यहाँ पर भी हमारा 1:8 ही है। ओके, तो ये हमारा सेकंड लॉ कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर कुछ और न्यूमेरिकल कराने की सोच रहे थे जो कि हमारे IIT लेवल के भी हो सकते थे, पर अभी हमें कुछ अपने न्यूमेरिकल्स के लिए कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स अभी तक नहीं मिल रहा है। तो अगर आप हमारी आने वाली वीडियो में IIT या नीट के हमारे केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी आने वाली जो वीडियोस होंगी, हमारी क्लासेस होंगी, उसमें हम काफी सारे नीट के और IIT जेईई के केमिस्ट्री न्यूमेरिकल इंक्लूड कर सकें।
ओके, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ओके, तो हम बात कर लेते हैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अपने थर्ड लो पर। तो हम यहाँ पर अपना थर्ड लो देखने वाले हैं। 2 लो हम कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है दोनों लो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। और अगर आप साथ ही साथ नोट कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। अगर आप नोट नहीं भी कर पाए होंगे तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में आपको अपने टेलीग्राम का लिंक देंगे, जहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, तो यहां से हम आगे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लो की, जो कि हमारा है थर्ड लो, और जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमारा थर्ड लो होने वाला है, थर्ड लो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और शायद इसको हिंदी में सरल गुणित अनुपात का नियम भी बोलते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, तो होता ये है, अगर हमारे कोई हमारा कंपाउंड है या हमारे एक से हमारे ज्यादा कंपाउंड है और वो हमारे किसी एलिमेंट से अगर वो मिलकर बनाए गए हैं, क्या बताता है, अगर कोई हमारा कंपाउंड है, वैसे इसके बारे में हम पहले बता देते हैं। हमारा ये जो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये हमारा दिया था डाल्टन ने, बाय डाल्टन। किसने दिया था हमारा ये लॉ दिया था हमारा डाल्टन ने, ये लॉ दिया था डाल्टन हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, और वो दिया था हमारा 1803 में। ओके, तो ये लॉ हमें बताता क्या है, तो ये लॉ बताता है अगर हमारे पास 2 एलिमेंट हमारे मिलकर बने हुए हैं मोर देन 1 कंपाउंड से, तो उनमें अगर हम एक एलिमेंट को अगर फिक्स कर देते हैं तो हमारा जो दूसरा एलिमेंट जो होता है उनका जो रेशो होता है वो एक हमारा फिक्स, हमारा या तो हम कहें वो फिक्स रेशो में हमारा होता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। चलो पहले इसकी हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि तो ये हमारा लॉ दिया था बाय डाल्टन ने 1803 में, तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारा एक से ज्यादा कंपाउंड है और वो हमारे 2 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, तो अगर उन दोनों एलिमेंट में से हमारा अगर एक एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं, जो हमारे बचे हुए हमारे 2 एलिमेंट हैं उनका रेशो जो होता है हमारा वो एक स्मॉल होल नंबर में होना चाहिए। तो इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, तो ये आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, वैसे इनके जो हमारे लॉज हैं इनके आपको एग्जांपल शायद एनसीईआरटी में भी देखने को नहीं मिलेंगे, पर हमें इनको डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे समझाना था, तो हमने अपने डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पर एग्जांपल को भी इंक्लूड किया, जिससे कि आपको हमारी डेफिनेशन और हमें न्यूमेरिकल दोनों साथ में अच्छे समझ में आ सके। ओके, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर अपने एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे लेते हैं, एक ले लेते हैं अपना हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन हमारा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता क्या है, वाटर बनाता है यहाँ पर। फाइनली तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का हमारा एक मिलकर बनाते हैं हमारे H2O। और अगर यही सेम हमारे एलिमेंट 2 बार मिलकर अगर हमारा एक डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन में कहा था, तो देखते हैं। अगर हम यही बात करें H2 की प्लस इस बार हम ऑक्सीजन के ले लेते हैं 2, तो हमारा बन जाता है ये H2O2, जिसे कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं H2O2 को? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, ये तो अब बात आती है कि हमारा जो H2 का मॉलिक्यूलर मास है, हमारा हाइड्रोजन का होता है 1, पर यहां पर हमारे क्या है 2 मॉलिक्यूल है, तो हो जाएगा हमारा 2। ऑक्सीजन कितना होता है हमारा? ऑक्सीजन का होता है हमारा 16। ओके, और अगर हमारे इस हमारे हाइड्रोजन की बात करें H2 की, तो यहां पर होता है हमारा ये 2।
और हमारे यहाँ पर हमारा था एक मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मास हमने लिया था 16, यहाँ पर है हमारे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 16 = 32। तो हमें उम्मीद है कि नीचे का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, वरना बोल ही रहे हैं। तो हमारा O2 का हमारा होता है 32। ओके, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा जो लो है, इस लो हमारा बताता है कि हमारे दो एलिमेंट, हाइड्रोजन लिया हमने, ऑक्सीजन लिया, और यहाँ पे भी क्या लिया, हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है, ये दोनों मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। इन दोनों ने मिलकर बनाया था वाटर, और इन दोनों ने मिलकर बनाया पर हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ओके। तो डेफिनेशन में बताया गया था कि अगर हम अपने एक एलिमेंट जो है उसको फिक्स कर देते हैं, तो हमारे जो दूसरे एलिमेंट का जो हमारा रेशियो है वो एक सिंपल होल नंबर में होना चाहिए। तो हमारा H2 इसका क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये क्या है, हमारा फिक्स है। और अगर हम बात करते हैं अपनी ऑक्सीजन के लिए केस में, तो यहाँ पर हमारा 16 है और यहाँ पर हमारा कितना है, 32 है। तो अगर हम 16 और 32 के रेशो की बात करते हैं तो हमारा आ जाता है ये 1:2, जो कि है क्या, एक सिंपल होल नंबर में। ओके, तो उम्मीद है आपको हमारा थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको हम हिंदी में सरल गुणित अनुपात का नियम भी कहते हैं, विद एग्जाम्पल हमने आपको समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम बात करने वाले अपने नेक्स्ट मतलब कि फोर्थ लॉ के बारे में। तो अब बात करते हैं अपने फोर्थ लॉ के बारे में, जो कि है हमारा गैल-लुसाक लॉ। तो नेक्स्ट हमारा होने वाला है गैल-लुसाक लॉ। आइए जानते हैं अपने गैल-लुसाक लॉ के बारे में, जो कि हमारा फोर्थ नंबर है। गैल-लुसाक लॉ, तो ये हमारा फोर्थ नंबर का हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आता है गैल-लुसाक लॉ, जो कि दिया था हमारे साइंटिस्ट गैल-लुसाक ने, और इन्हीं के नाम पर हमारा ये लॉ है गैल-लुसाक लॉ। ओके, ये दिया गया था हमारे गैल-लुसाक साइंटिस्ट ने दिया था हमारा ये। अकॉर्डिंग टू गैल-लुसाक लॉ, हमारे जो हमारे एलिमेंट होते हैं, ये वैसे गैल-लुसाक लॉ है वॉल्यूम के ऊपर इन्होंने दिया था कि हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो मिलकर बनाते हैं कंपाउंड। ओके, हमारे एलिमेंट मिलकर बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं। ओके, तो जो हमारे जो एलिमेंट हैं उनका जो वॉल्यूम है या उनका जो मॉलिक्यूलर मास है, तो हम बात कर रहे थे कि जो दो एलिमेंट होते हैं उनसे मिलकर बनता है कंपाउंड, या कहे जो हमारी दो गैस हैं, अगर हमारी गैस से मिलकर हमारा कंपाउंड बन रहा है या उनसे मिलकर हमारी गैस बन रही है, तो हमारी जो दोनों गैस हैं वो एक हमारे सिंपल रेशो में होनी चाहिए, वो हमारे एक सिंपल रेशो में होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको भी हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जो हमारे 5 लॉ हैं, इनकी अगर हम बात करें डेफिनेशन की, अगर आप इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन को देखते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी हैं, बट वहीं अगर आप इनके एग्जाम्पल से अगर डिफाइन करेंगे, समझेंगे, तो बहुत आपको इजी लगेगी। तो हम वही कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा फोर्थ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं, आइए H2 गैस में है प्लस Cl2 जो कि गैस में है, और बना होता है हमारा HCl, ये भी क्या है, गैस में ही है। ओके, तो यहाँ पे हमने H2 के लिए 2 मॉलिक्यूल, तो यहां से 2, Cl2 के लिए 2, बना हमारा कितना, 1। तो ये हमारे क्या है, एक सिंपल रेशो में ही तो है, 2:1 सिंपल रेशो में ये। ओके, तो ये हमारा था गैल-लुसाक लॉ की डेफिनेशन हमने इसमें की, और हमने इसका एक एग्जांपल भी ले लिया है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट लॉ की, जो कि हमारा होने वाला है अवोगाड्रो लॉ। लास्ट लॉ और वो हमारा होने वाला है अवोगाड्रो लॉ।
तो हम कोशिश करेंगे आज के आज हमारे 5 के 5 लोग अच्छे से कंप्लीट हो जाएं और उनको हम एक बार आपको रिवीजन भी करा देंगे। ओके, तो ये 5 लॉ जो है हमारे 11th क्लास या हमारे कंपटीशन के लिए भी इनमें से काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा भी अच्छे से कर लें। नेक्स्ट लॉ हमारा आता है अवोगाड्रो लॉ, जो कि होने वाला है 5th लॉ। अवोगाड्रो लॉ, तो ये है हमारा 5th लॉ अवोगाड्रो लॉ। तो ये हमारे साइंटिस्ट अवोगाड्रो ने ही दिया था और उन्हीं के नाम पर हमारा ये लॉ रखा गया है अवोगाड्रो लॉ। और ये हमारा बताता क्या है कि अगर हम कोई टेम्परेचर और अगर प्रेशर उनको अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो उन पर जो हमारी गैसों के वॉल्यूम होंगे हमारे उन गैसों में जो हमारे प्रेजेंट है वो नंबर के बराबर हो, हमारे मोल नंबर के बराबर हो जाते हैं। तो हमारे एवोगाड्रो ने बताया था कि अगर हम कोई एलिमेंट वगैरह लेकर अगर कोई हमारा कंपाउंड बनता है तो उन हमारे एलिमेंट के जो मोल नंबर होते हैं वो हमारे प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के, या हमारी वॉल्यूम जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है हमारे मोल नंबर के। तो ये बताया था हमें एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग। और यहीं से हमारा, अगर आपने कभी सुना हो या आपको याद हो, एक मोल में आपके कितने पार्टिकल्स होते हैं, आपके कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो भी हमें एवोगाड्रो ने बताया था। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल या मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, एक मोल में हमारे इतने मॉलिक्यूल या इतने पार्टिकल होते हैं, ये भी हमारा एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग या हमारे एवोगाड्रो ने ही बताया था। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे 5 के 5 लॉ। और हम इसमें वैसे कुछ एग्जांपल भी अगर आप लोग देखना चाहें तो हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। आइए, तो इसके हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम इसका लेना चाहेंगे, जैसे 2H2 और प्लस ऑक्सीजन मिलकर अगर हमारा बनाते हैं 2H2O, हमारे वाटर के 2 मॉलिक्यूल हमारे यहां से निकलते हैं। तो अगर H2 की बात करें तो हमने यहां पर लिए हैं इसके 2 मोल लिए हैं, और ऑक्सीजन का लिया है 1 मोल, और वाटर के बने यहां से हमारे 2 मोल। तो ये हमारे 2:1:2 में बने हैं। ठीक है, और अगर वहीं इसको हम अपने मॉलिक्यूल में चेंज करें तो इन सब मल्टीप्लाई हमारी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने मॉलिक्यूल में ये हमारे चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे फाइनली हमारे 5 के 5 में हमारे खत्म होते हैं, जो कि उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं, ये 5 के 5 में हमारे हो चुके हैं। ओके, 5 लोग कंप्लीट होते हैं। इसको रफ कर देते हैं यहां से। तो हमारा नेक्स्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक हमारी थ्योरी होने वाली है, डाल्टन की हमारी एटॉमिक थ्योरी। तो इसके कुछ पॉइंट बस हम डिस्कस करने हैं हमें, इसको हम इतना लंबा नहीं खींचेंगे, और इसके बारे में कुछ 2-4 पॉइंट हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो डाल्टन ने हमें बताया था एटम का सिद्धांत, इसको हम हिंदी में बोलते हैं डाल्टन का एटम का सिद्धांत या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोलते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो फर्स्ट नंबर हम इसके पॉइंट ले लेते हैं कि डाल्टन ने बताया था कि जो हमारे एटम होते हैं, एटम हमारे जो होते हैं वो हमारे किसी मॉलिक्यूल का वो छोटे से छोटा, वो स्मॉल से स्मॉलर पार्ट है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारे एटम को आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसका फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, और किसी भी
मॉलिक्यूल के अगर वो एटम होंगे तो वो सेम ही होते हैं, वो अलग अलग उसमें कंडीशन में अलग अलग हो सकते हैं, पर अगर हम बात करते हैं केवल अपने एक टाइप के मॉलिक्यूल की, तो उसमें पाने वाले हमारे जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट बनता है यहां से कि ऑल एटम आर सेम इन सिंगल टाइप मॉलिक्यूल या वन टाइप मॉलिक्यूल में। ओके, तो ये हमारी कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो हमें डाल्टन ने बताए थे, तो हम बस अपने यहीं तक देख लेते हैं। हमारी जो आने वाले हमारे लेक्चर होंगे, हमारी क्लासेस होंगी, वहां पर थोड़ा इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपके 5 के बारे 5 लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन 5 लॉ के बारे में कोई हमारे से डिस्कस करना चाहते हो या कोई क्वेरी है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहां पर आकर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।